हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। आज हम क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को वन शॉट रिवीजन करेंगे और मैं अभी आपको पूरे डिटेल में इसको समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली जो ये चैप्टर है सेल के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो सेल वर्ड क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सेल क्या है? एक फंडामेंटल, हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है हम वो देखेंगे। सबसे पहले आ जाएंगी इसकी डिस्कवरी। डिस्कवरीज, पहली डिस्कवरी देखेंगे। सबसे पहली डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहली डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक। इन्होंने की थी 1665 के अंदर। डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? डेड सेल को डिस्कवर किया था। और उसे किसमें फाउंड किया था? फाउंड इन कॉर्क ऑफ। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है बार्क ऑफ टिश्यू। बार्क ऑफ टिश्यू, उसके अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? डेड सेल को। ये सबसे पहले थे। देन इसके बाद आए एंटोन एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया था? डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। लिविंग सेल को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। और वो जो लिविंग सेल थी उनको कहाँ से मिली थी? पॉन्ड में देखने को मिली थी। फाउंड इन फाउंड फ्रॉम पॉन्ड। पॉन्ड, इसमें उन्होंने क्या किया था? थोड़ा सा जो वाटर होता है पॉन्ड का वो लिया था उन्होंने। उसमें जो थी लिविंग, अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। देन सेकंड आते हैं, इन्होंने किया था 1674 के अंदर। देन थर्ड आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किसकी डिस्कवरी की थी? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी उन्होंने 1831 के अंदर। 1831 के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ आते हैं पर्किंजे। पर्किंजे इन्होंने 1839 के अंदर डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म। डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसे ऑब्जर्व किया था इन्होंने कॉक सेल के अंदर। कॉक को क्या होती है? जो शैंपेन की बोतल होती है उसके ऊपर एक जो कैप नहीं होता उसे बोलते हैं हम कॉर्क, जो कि बना होता है बार्क ऑफ ट्री से, ठीक है। देन आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 के अंदर डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल को, जो कि उन्हें कहाँ से मिला था? पॉन्ड से। देन उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के अंदर इन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस को, जो हमारी पूरी सेल की जो कंट्रोलिंग पावर है वो न्यूक्लियस के पास होती है। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। देन आता है पर्किंजे ने 1839 के अंदर डिस्कवर्ड किया था प्रोटोप्लाज्म। जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म
ये टर्म जो है अभी, इसको हम साइटोप्लाज्म के लिए यूज करते हैं। ये वो प्रोटोप्लाज्म है। पहले के टाइम पे इसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता था। इसको डिस्कवर किया था परकिंजे ने। देन इसके बाद डिस्कवरीज के अंदर ही कंटिन्यू में है। फिर है श्लेडन एंड श्वान। श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन एंड श्वान ने इन्होंने बताया था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर composed of सेल। ठीक है। जो श्लेडन और श्यान थे, इन्होंने दी थी हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, उस सेल थ्योरी के अंदर इन लोगों का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है। देन उसके बाद आए थे रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बोला था कि ऑल न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सारी नई सेल्स जो होती है वो पुरानी जो पहले की बनी हुई सेल्स है उनसे ही बनती है। ये इनका स्टेटमेंट था। देन लास्ट 1940 के अंदर डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। उसकी हेल्प से जो वेरियस सेल के स्ट्रक्चर्स थे उनको ऑब्जर्व किया गया था। इससे क्या हुआ था? ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक। देन उसके बाद आए थे, उन्होंने क्या किया था रॉबर्ट हुक ने? उन्होंने डेड जो सेल थे उसको डिस्कवर किया था। देन आए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उन्होंने क्या था, जो लिविंग सेल थी उसको डिस्कवर किया था। देन रॉबर्ट ब्राउन आए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। देन उसके बाद कौन आए थे? परकिंजे। उन्होंने एक टर्म कॉइन करी थी जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। देन उसके बाद श्लेडन एंड शॉन आए थे। उन्होंने कहा था कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। देन आए थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देन उसके बाद 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी उसकी डिस्कवरी हुई थी, जिससे बहुत सारे वेरियस जो स्ट्रक्चर थे उनको विजुअलाइज किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था उसके स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि जो हमारी सेल्स है, जो एक सेल होती है उसके डिफरेंट शेप हो सकते हैं, साइज हो सकता है और वो डिफरेंट इन नंबर हो सकती है। यानी कि जो हमारी सेल होती है उसके बहुत सारे शेप हो सकते हैं, डिफरेंट साइज की वो हो सकती है और नंबर भी उसका वेरी कर सकता है। ठीक है। सेल का नंबर भी वेरी कर सकता है। अब शेप की बात करें तो कैसा शेप हो सकता है? स्पिंडल शेप की हो सकती है। स्पिंडल शेप ऐसा होता है। स्पिंडल शेप की जो है सेल हो सकती है। ठीक है। देन ब्रांच्ड हो सकती है। ब्रांच्ड हो सकती है यानी कि ऐसे ऐसे उसकी ब्रांचिंग हो रखी है। ऐसे ब्रांचिंग हो रखी है उसकी। ऐसे ब्रांच हो सकती है, अनब्रांच्ड हो सकती है। ठीक है। बहुत सारे शेप की हो सकती है। ओव्यूलार हो सकती है, राउंड हो सकती है, राउंड हो सकती है, ओव्यूलार हो सकती है। बहुत सारे शेप की जो है वो सेल्स हो सकती है। डिफरेंट साइज की हो सकती है, शॉर्ट हो सकती हैं,
लॉन्ग हो सकती हैं। डिफरेंट साइज की बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल में लेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। देन आती लॉन्ग के अंदर बात करें तो लॉन्ग, शॉर्ट, लार्ज अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग की। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ये लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है। देन उसके बाद आएगी नंबर की बात करें हम तो बहुत सारे नंबर की सेल्स हो सकती है, यानी कि इनका जो नंबर है वो फिक्स नहीं हो सकता, कुछ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी होती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इट कैन वेरी, इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये नंबर इसका वेरी कर सकता है। तो तीन तरीके की जो सेल्स हैं वो मेजरली फाउंड होती है, जिनका डिफरेंट साइज हो सकता है, शेप हो सकता है और डिफरेंट वेरी कर सकती है वो नंबर के अंदर। तो ये स्पिंडल शेप भी हो सकती है, ब्रांच जो हो सकती है, अनब्रांच, राउंड, ओव्यूलार। ठीक है, इनका शेप जो हो सकता है या तो छोटी हो सकती है या बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। जैसे माइकोप्लाज्मा जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल होती है, देन ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट सेल हो जाता है। देन नंबर ऑफ, अगर जो इनका नंबर है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है। देन इसके बाद आता है ओके, देन है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमने लोगों ने सबने पढ़े होंगे कि टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? यूनि से हमको पता चल रहा है कि वन या फिर सिंगल। तो इसको हम अगर ब्रेक करें, यूनि यानी कि वन और सिंगल। सेल्यूलर यहाँ यानी कि यहाँ पे सेल की बात हो रही है। और अगर हम इसको ब्रेक करें तो मल्टी यानी कि मोर, सेल्यूलर यानी कि सेल। ठीक है। यूनिसेल्युलर क्या होता है कि जो सेल्स जो होती हैं उनके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी, यानी कि इनका सारा फंक्शन जो है सिर्फ एक ही सेल से होगा। ऐसे एग्जाम्पल इसके अंदर हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विथ प्रेजेंस ऑफ वन सेल बॉडी। ठीक है, यानी कि इसको अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही सेल की रिक्वायरमेंट होगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ईटीसी। ठीक है। देन उसके बाद आता है मल्टी सेल्यूलर, यानी कि यहाँ वन सेल की रिक्वायरमेंट थी, जब वन सेल से ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी तो वो मल्टी सेल्यूलर में काउंट होगा। यानी कि ऑर्गेनिज्म रिक्वायर और हैव more than one cell is termed as multicellular। मल्टीसेल्यूलर के अंदर क्या आ जाएंगे हम? सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, फंगी आ जाएगा एंड ईटीसी। तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर जिनके पास सिर्फ एक सेल जो होगी प्रेजेंट होगी, मल्टीसेल्युलर जिनके पास एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होगी। यूनिसेल्युलर जो होंगे उनके एग्जाम्पल
अमीबा और पैरामीशियम हो जाएंगे। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल होंगे ह्यूमन, प्लांट्स और फंगाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हमने सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सेल क्या है? सेल जो है, सेल यहाँ पे हमारी क्या है, एक बेसिक फंडामेंटल 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 एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल हमारी क्या है, बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ओके। अगर हम सेल की स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी 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 क्या होती है? स्टडी ऑफ structural and functional study of structural and of cell functional function of cell, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सेल क्या हमारी बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब जो साइटोलॉजी वर्ड है, साइटोलॉजी सॉरी, जो सेल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्यूला। सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम। अब जो सेल एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है सेल्यूला, मतलब स्मॉल रूम। अब सबसे पहले जो डिस्कवरी हमने देखी थी वो देखी थी रॉबर्ट हुक की। उन्होंने जो सबसे पहले डिस्कवरी करी थी वो कॉर्क सेल की करी थी। अगर हम यहाँ एक डायग्राम बनाए, मतलब ऐसा कुछ उनको एज अ हनी कोम, रॉबर्ट हुक ने जब इसको ऑब्जर्व किया था वो कॉर्क को, तब उसने देखा था कि एक हनी कॉम, यानी कि हनी कॉम जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसा एक अपीयरेंस दे रहा था जो सेल उसने देखा था। तो हनीकॉम अपीयरेंस दे रहा था वो। ठीक है, तो हनीकॉम जैसा वो दिख रहा था, और जो स्मॉल रूम्स, ये छोटे छोटे कमरों के टाइप्स उसको दिख रहा था, इसलिए उसको क्या नाम दिया था, सेल्स। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि अब सेल है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सेल है, किस किस से, किन किन कंपोनेंट से वो मिलके बना है। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस। अब जो सेल है, इसमें भी, सेल में भी जो साइटोप्लाज्म है ये दो में डिवाइड होगा, साइटोसोल और क्या हो जाएगा, ऑर्गेनल्स। तो जो सेल है वो बेसिक ये चार में डिवाइड है, देन साइटोप्लाज्म इसमें डिवाइड है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म साइटोसोल और ऑर्गेनल्स में डिवाइड होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, एक एनवायरनमेंट बनाती है, ये सेपरेट आउट करके रखती है
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट को हम वहाँ लिख लेते हैं. इट सेपरेट्स internal environment from external environment. ठीक है, यानी कि इट वर्क एज अ बैरियर. ये एक बैरियर की तरह काम करती है और सेपरेट आउट करे रखती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. देन आती है सेल वॉल. सेल वॉल एक क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है. प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हेल्प करती है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में. हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. देन आता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर साइटोसोल और ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोसोल और ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है. साइटोसोल क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनलीज जो होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं. यानी कि अज्यूम करना कि ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड है ये साइटोप्लाज्म है. अगर मैं इसके अंदर कोई ऑर्गेनलीज डाल दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म. यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म. साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म. ठीक है, देन इसके बाद हम इसको उधर लिख ही देते हैं. साइटोसोल क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. जो फ्लूइड हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोसोल बोलेंगे. ऑर्गेनल्स क्या होती है, ये क्या होती है कि ये सस्पेंडेड होती है किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर. तो मेन फंक्शन क्या होता है, ये ऑर्गेनल्स हैव देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन शेप एंड साइज. ऑर्गेनल्स जो होती हैं उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा. अलग अलग ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन देखने को मिलेगा. डिफरेंट टाइप ऑफ शेप देखने को मिलेंगे, साइज देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. अब क्या है, साइटोसोल्स के अंदर जब ये कंबाइन होती है तो साइटोप्लाज्म बनाएंगी. देन उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो ये क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सेल. ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है. यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम का भी सिंथेसिस होता है. सिंथेसिस ऑफ डीएनए. डीएनए का भी यहीं से सिंथेसिस होता है. ठीक है, बेसिक ये जो है इंफॉर्मेशन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में. इसके आगे हम देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं. देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक देखेंगे. सेल का डायग्राम बना लेते हैं, एनिमल सेल का. एनिमल सेल का डायग्राम. ठीक है, एनिमल सेल में सबसे पहली बात सेंटर में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस. और मैं ये बना देती हूँ न्यूक्लियोसोम. देन उसके बाद ये हमारे हो गए स्मूथ ईआर. देन हम बना देते हैं रफ ईआर. देन हम बनाएंगे गोल्जी. ये भी गोल्जी.
गोल्जी बॉडीज हो गई। देन हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देन हम बनाएंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम हो गए, ठीक है, लाइसोसोम हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रोसोम देखने को मिलते हैं। ये हो गए सेंट्रोसोम। और ऐसे सेंट्रियोल्स भी देखने को मिलते हैं। ये हो गए सेंट्रियोल्स। देन राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम हो गए, ठीक है, ये हो गया। बेसिक बेसिक इतना ही होता है। इसके अंदर हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गई गोल्जी बॉडी। ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम। एनिमल सेल का डायग्राम है तो क्या इसमें सेल वॉल देखने को मिलेगी या नहीं? एनिमल सेल। एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, तो ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। देन उसके बाद ये हो जाएगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं लिख रही हूँ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ये वाला हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। देन बचा ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। इसी में हम आधी चीजें डिस्क्राइब कर लेंगे। देन इसके बाद आ जाएगा, क्या बच गया, ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। और ठीक है, अब गोल्जी हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करके रखी थी? इंटरनल, ये वाला इसका जो एनवायरमेंट होगा ये इंटरनल एनवायरमेंट होगा, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या करती है? सेपरेट आउट करती रखती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। देन आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने बताया था साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स होता है, तो हमें वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है, तो वो क्या बना रहा है? साइटोप्लाज्म। फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो टू टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर क्या होता है कि राइबोसोम की प्रेजेंस होती है, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ के पास क्या होता है कि राइबोसोम की एब्सेंस होती है, इसलिए हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ये क्या करता है? ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का और ये सिंथेसिस करता है लिपिड का। ये इनके दो डिफरेंस है। देन उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। ये क्या करता है? एटीपी का जनरेशन करता है, बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस जो होती है इसके अंदर परफॉर्म होती है। देन आता है सेंट्रोसोम जो कि सेल को बहुत जैसे सेल का डिवीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोला जाता है। ये क्या करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और प्रोटीन की पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। देन आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है? स्पिंडल फाइबर जो होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं उसका फॉर्मेशन ये करता है। देन आता है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं? जो भी मटेरियल न्यूक्लियस से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो RER है SCR से इनसे पास होता है, उसकी पैकेजिंग जाती है किसके पास? गोल्जी बॉडीज के पास। वो पैक करके इसको आउट ऑफ द सेल बाहर भेज देता है। देन इसके बाद आ जाता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। ये क्या करता है? ये भी जो भी चीज आती है,
मैंने बोला ना अभी न्यूक्लियस से चीज़ें आती हैं, न्यूक्लियस से जो भी सोर्स आता है या जो भी चीज़ आती है यहाँ साइटोप्लाज्म में लेके जाने के लिए, वो सबसे पहले क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, देन गोल्जी बॉडीज के पास जाएगा। गोल्जी बॉडी के पास जाने के बाद वो सुसाइडल बैग जो उनसे जो ये क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, लाइसोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडी का बाय प्रोडक्ट है। इसके थ्रू क्या होता है, ये सेल के बाहर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक। इसके बाद मैं बात करूंगी यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमने सेल दो तरीके की देखी, है ना। सबसे पहली बात है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ये इनको हम प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। और इनके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, ये जो सेल्स होती है ना बहुत पहले से ही डेवलप्ड, मतलब अंडर डेवलप्ड सेल जिसको हम बोल सकते हैं। यूकैरियोटिक जिस कैटेगरी में हम आते हैं, ठीक है, ये हमें ह्यूमंस में देखने को मिलेगी। इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो वेल डिफाइंड होंगी। कुछ चीज़ें होंगी जिनकी कमी यहाँ पे होगी, और कुछ चीज़ें होंगी जिनकी कमी यहाँ पे भी, जिनकी प्रेजेंस यहाँ हो सकती है, जिनकी प्रेजेंस यहाँ नहीं हो सकती। तो अब यूकैरियोटिक सेल्स है जो है वो दो में क्लासीफाई कर रखी है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल तो अभी हमने देख ही ली थी, एनिमल सेल हमने अभी देख ही ली है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वो जो एक टेबल है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल की। फीचर्स, then plant cell, animal cell। हम यहाँ लिखते जाएंगे। सबसे पहला है सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है। जो प्लांट सेल होती है उसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप की होती है। और जो एनिमल सेल होती है वो ओवल या राउंड होती है, राउंड और ओवल शेप होगा। देन नेक्स्ट फीचर है सेल वॉल। अभी मैंने बताया था कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है और किसमें एब्सेंट होती है। तो जो सेल वॉल है वो किसमें प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होगी, नहीं प्रेजेंट होती है। देन आती है सेल मेम्ब्रेन, देन आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका हम बोल सकते हैं, ये दोनों ही सेल में प्रेजेंट होंगी। देन उसके बाद आता है ER जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो दोनों ही सेल में प्रेजेंट होंगे। देन आता है वैक्यूल, वैक्यूल जो है इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे। बट जो प्लांट सेल है इसके अंदर कैसा हमको वैक्यूल देखने को मिलेगा, लार्ज एंड मिनिमम वैक्यूल देखने को मिलेंगे। मतलब इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होंगे वो एक बड़ा होगा और बहुत कम होंगे उसके अंदर वैक्यूल। बट इसके अंदर जो एनिमल सेल है उसके अंदर हमको वैक्यूल्स जो देखने को मिलेंगे वो स्मॉल एंड मेनी वैक्यूल्स, मेनी वैक्यूल्स, ठीक है, स्मॉल और मेनी वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम।
लाइसोसोम भी दोनों में देखने को ही मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद है साइटोप्लाज्म, भी दोनों में ही देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म भी दोनों में देखने को मिलेगा, राइबोसोम भी दोनों में देखने को मिलेगा, दोनों में देखने को मिलेगा। देन आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो ये हमें सिर्फ प्लांट में ही देखने को मिलेगी, एनिमल में देखने को नहीं मिलेगी प्लास्टिड। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी इसको, ओके। देन आता है सीलिया। सीलिया की अगर हम बात करें तो सीलिया जो होती है, सीलिया जो होती है ये हमें किस में देखने को मिलेगी, ये हमें प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगी, एनिमल सेल में देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो ज्यादा अमाउंट होगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इधर ये कम प्रेजेंट होगा। लास्ट आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो प्लांट कैसे है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, और एनिमल सेल कैसे होती है, ये हेट्रोट्रॉफिक होती है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब मैं इसको वापस से रिवाइज कर देती हूँ। सेल का शेप कैसा होगा, प्लांट सेल का रेक्टेंगुलर शेप की होगी, और एनिमल सेल जो होगी वो राउंड और ओवल शेप की होगी। सेल का वॉल जो होगा दोनों में ही, सॉरी, सेल वॉल जो होगी वो प्लांट में प्रेजेंट होगी, बट इसमें एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट रहेंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो भी दोनों में ही प्रेजेंट रहेगा। वैक्यूल है, वैक्यूल जो होगा प्लांट सेल का बहुत ज्यादा लार्ज होगा, और उसमें मिनिमम जो स्मॉल स्मॉल जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो बहुत, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी कंपैरेटिवली टू एनिमल सेल। इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा होंगे अमाउंट के अंदर। लाइसोसोम जो होगा वो दोनों में देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म भी दोनों में देखने को मिलेगा, राइबोसोम भी दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन प्लास्टिड जो होगा ये सिर्फ हमको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, नॉट इन एनिमल सेल। देन आता है सीलिया। सीलिया हमें किस में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर, वो एब्सेंट होगा प्लांट सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमें सबसे ज्यादा एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे, दोनों के अंदर, बट सबसे ज्यादा एनिमल सेल के अंदर होंगे, देन प्लांट सेल के अंदर थोड़े कम होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना फूड, खुद से बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन एनिमल दूसरों से दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जो हमने कंपोनेंट्स देखे थे, अभी हमने जो कंपोनेंट्स देखे थे सेल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हमने जो कंपोनेंट्स देखे जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इनको हम डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो लिपिड बायलेयर, लिपिड की बायलेयर से बनी होती है, और बनी होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन से, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन से। लिपिड की जो बायलेयर होती है ये भी तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, 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 कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो 75%, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो 75% प्रेजेंस होती है इसकी, ये 20% प्रेजेंट होता है, और ये 5% प्रेजेंट होता है। बाइलेयर जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और
ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। अब जो फॉस्फोलिपिड होता है वो 75% प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल 20% प्रेजेंट होता है, और ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो 5% प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड जो है वो फॉस्फोरस और लिपिड से मिलकर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो OH ग्रुप और स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है उससे मिलकर बना होता है। और जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो ग्लूकोज और लिपिड से मिलकर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होंगे, इंट्रीगल प्रोटीन, इंट्रीगल प्रोटीन, प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है ये क्या है, इसको हम इंटरनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं और पेरिफेरल को एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोलते हैं। इंटरनल जो प्रोटीन होते हैं वो हम जो हमारी लिपिड की बायलेयर होते हैं उसके अंदर ढसे हुए होते हैं, उसके अंदर ढसे हुए होते हैं, यानी कि उसके अंदर वो बने वो जो होते हैं वो उन्हीं के अंदर एम्बेडेड होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो उस लेयर की, जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है उन जो अगर हम इसका देखें स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बायलेयर वाला स्ट्रक्चर है। ये लिपिड बायलेयर कहलाएगी। ये जो लिपिड है इसकी बायलेयर प्रेजेंट होगी, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनी होगी ये लिपिड की बायलेयर। ठीक है, देन आते हैं इंट्रीगल प्रोटीन। इंट्रीगल प्रोटीन कहने का मेरा मतलब ये है, तो ये हमारा एक हो जाएगा प्रोटीन। मैंने कहा था कि एम्बीडेड इन द लिपिड बायलेयर, ये एक प्रोटीन हो गया जो कि इस लेयर के अंदर एम्बेडेड है, इसके ऊपर धंसा हुआ है। देन आता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, जो कि ये जो लेयर है ना इसके ऊपर ही सिर्फ ऐसे लगा हुआ होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल या फिर एक्सटर्नल प्रोटीन। हो जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, और ये हो जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन। ये दो तरीके के प्रोटीन है और ये है लिपिड बायलेयर। और ये जो मॉडल है बायलेयर, और ये जो मॉडल है सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्लेन जो किया था वो किया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये जो डायग्राम बना रखा है ना इसको हम बोलेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, it forms the cell flexible outer surface which separates the cell internal and external environment। में बताया था ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट करके रखती थी। अब इसका हम ट्रांसपोर्टेशन देखें तो जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके अंदर, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू, मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है, ये बहुत सारी जो सब्सटेंस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट से कुछ चीजें अंदर भी तो जानी होंगी, तो वो कैसे जाती हैं, ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी थ्रू ये एज अ कैरियर प्रोटीन काम करते हैं और ये अंदर इनको लेके जाते हैं। मान लो यहाँ से कोई गैस है O2 है, उसको अंदर लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा, ये प्रोटीन्स लेके जाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट आएगा इसका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट देखें हम इसका, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होगा। ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होगा, एक तो है एक्टिव, हाँ एक एक्टिव है और एक पैसिव है। एक्टिव है और एक पैसिव है। पैसिव, एक्टिव क्या है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर होगी, बट इसमें क्या होगा, डू नॉट रिक्वायर
इसमें क्या होगा, जो सब्सटेंस है वो मूव करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, बट उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी सब्सटेंस जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में भी ट्रांसफर करेगा, बट इधर एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी। ठीक है, ये इनका बेसिक डिफरेंस हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैसिव पढ़ते हैं। पैसिव पैसिव अगर हम देखें तो पैसिव का एग्जाम्पल हमारे पास आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई भी जो सल्यूट है, व्हेन सल्यूट सल्यूट moves from move from an area of higher concentration to lower concentration, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, जब कोई भी सल्यूट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एरिया से लो कंसंट्रेशन में जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन ये होता है। देन जो डिफ्यूजन है, इसके तीन बेसिक टाइप होंगे, सिंपल, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस। सिंपल, फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस। सिंपल क्या होता है, सिंपल वो होता है जब इधर क्या होता है, किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और इसमें जो सल्यूट होता है वो अपने आप मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो अगर इधर हम लिख सकते हैं कि नो मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। देन आता है इधर फैसिलिटेटेड में क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन इज required for transportation। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरियर प्रोटीन जो होता है रिक्वायर होता है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में ये होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अभी तक हम डिफ्यूजन में क्या पढ़ रहे थे कि सल्यूट का जो है वो मूवमेंट हो रहा था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, बट ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट है वो सॉल्वेंट का होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जो प्रेशर जो अप्लाई होता है ना, जिसके थ्रू जो सॉल्वेंट है वो मूव होता है, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, osmotic pressure through which substance solvent moves। ठीक है, moves, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, इसको मैं समराइज कर देती हूँ, ये हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, when solute move from an area of high concentration to an lower concentration। जब क्या होता है कि जो सल्यूट है वो मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन की जो है वो तीन टाइप्स होता है, सिंपल, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस। सिंपल जो होता है, इधर क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन जो होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। फैसिलिटेटेड क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे, और जो भी फोर्स अप्लाइड होता है किसी भी सॉल्वेंट को मूव करने के लिए, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिव। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है।
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। व्हेन अ substance moves from and an area of lower concentration to higher concentration and require एनर्जी एनर्जी हमको यहाँ पे रिक्वायर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जब भी कोई सब्सटेंस जो है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है और एनर्जी की नीड होती है तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो में क्लासिफाइड है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, बेसिकली एंडो मीन्स एंट्रेंस है ना, और एक्सो मीन्स एग्जिट, ये याद रखो। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में एंडो का मतलब क्या होगा, एंट्रेंस, एक्सो का मतलब होगा एग्जिट। ठीक है, एंडो के अंदर क्या होगा कि जो कोई भी एंट्रेंस क्या होगी, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री हो रही है। ठीक है, मैं इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सी कि अमीबा है, अब क्या होगा, अमीबा के पास ये एक प्रे है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। अब अमीबा इसको देखेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके अराउंड इसके जो स्यूडोपॉड्स है वो बनाने लगेगा। कैसे बनाएगा, धीरे धीरे उसके अराउंड बनाने लगेगा, अपने शेप को चेंज करके उसके अराउंड एक स्यूडोपॉड्स बना देगा। यानी कि एंडोसाइटोसिस ये प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी प्रे की एंट्री होती है और उसका ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि व्हेन एनी सब्सटेंस व्हेन व्हेन एनी सब्सटेंस enter the cell and breakdown of that substance take place, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। यानी कि इसको हम डाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं, हम इनटेक करते हैं फूड का, देन डाइजेशन यानी कि उसका ब्रेक डाउन होता है, तो वो एज अ एंडोसाइटोसिस की तरह वर्क करता है। अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस की, एक्सोसाइटिस यानी कि एग्जिट यानी कि रिमूवल। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड substance is from the cell, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में क्या होगा कि हम किसी चीज का इंटेक कर रहे हैं, देन उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम एंडोसाइटोसिस में काउंट करेंगे। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, उसका रिमूवल हो जाएगा अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस का, उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अभी क्या होगा, यहाँ आएगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन हुआ, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेगी सेल, अपना सेल का अपना शेप ऐसा बनाएगी और इसको बाहर थ्रो आउट कर देगी, बाहर आ गया, ऐसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है,
ये वाला हो गया डायग्राम एंडोसाइटोसिस का, कैसे उसको इनटेक करिए देन ब्रेक डाउन हो रहा है, देन उसको सेल बाहर निकाल देगी, इसे हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। अब मैं वापस से रिवाइज करती हूँ। एक्टिव के अंदर क्या हो रहा था कि हम लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहे थे और हमें एनर्जी की नीड थी, ठीक है। देन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एक्टिव के पार्ट्स थे। एंडोसाइटोसिस में इनटेक हो रहा था सब्सटेंस का, उसका ब्रेक डाउन हो रहा था, ये ब्रेक डाउन हुआ। देन एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा था, उसका रिमूवल हो रहा था। अब एंडोसाइटोसिस जो है वो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में डिवाइड होता है, इसको मैं यहाँ बताती हूँ। अब जो ये एंडोसाइटोसिस है इसके टू टाइप्स है, फेगोसाइटोसिस, फेगो फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना ज्यादा, इसका एक सेकंड नेम होता है सेल ड्रिंक, इसका होता है सेल ईटिंग, सेल ईटिंग, और यहाँ पे बोलते हैं इसको हम सेल ड्रिंकिंग। इसमें क्या होता है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है, मान लो कोई भी सब्सटेंस आया इसके अंदर, एंट्रेंस हुई किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, उसके अंदर से क्या क्या चीज ईटिंग वाली है, ठीक है, उसको हम वो जो चीजें खा लेगा उसे हम फेगोसाइटोसिस में काउंट करेंगे। और यानी कि उसके अंदर कोई सेल है, उसके अंदर कोई फ्लूइड भी तो होगा, और जब वो उस चीज को ड्रिंक कर लेगा, ठीक है, मान लो अमीबा इसके अंदर कोई आया, इसके अंदर से अगर ये देखो ये मैंने अभी कट करा है, यानी कि इसका ब्रेक डाउन हो रहा है ना, ब्रेक डाउन के अंदर क्या होगा, अगर ये इस सेल को ईट कर जाता है, ईट कर जाता है, तो ये क्या हो रहा है फेगोसाइटोसिस। अगर इसके क्या करेगा, जो फ्लूइड्स वगैरह होंगे उनको इनटेक कर लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तीन तरीके के सोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ये तीन तरीके के सोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। अब जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है इसके अंदर concentration of concentration of solute concentration of solute inside and outside of the cell remain same, remain same। यानी कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये इसके अराउंड ये इन्वायरमेंट है ना, तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी सल्यूट की, यहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर भी उतनी ही कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। जितनी कंसंट्रेशन इधर होगी उसके सराउंडेड एरिया में भी उतनी ही कंसंट्रेशन होगी, यानी कि रिमेन सेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक के अंदर आउटसाइड अगर हम बात करेंगे, आउटसाइड के अंदर कैसा हो जाएगा, हाइपर ज्यादा रहेगा, इनसाइड के अंदर ये सल्यूट की कंसंट्रेशन कम रहेगी, ठीक है। वापस से हम बात कर लेते हैं, ये कोई सेल है, आउटसाइड में कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा, बाहर की तरफ ज्यादा, ज्यादा सल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा। इनसाइड कैसा रहेगा, इधर कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। इधर कैसा रहेगा, ज्यादा ज्यादा, इसको ऐसे नहीं की तरफ बनाते हैं, इधर कितना होगा, ज्यादा होगा, और इधर कितना होगा, कम होगा। अपोजिट इसके अगर हम देखें
आउटसाइड में कितना होगा, इधर कम हो जाएगा सोल्यूशन जो सल्यूट होगा, और इनसाइड हम देखें तो जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी आरबीसी, किशमिश होती है किशमिश, अगर उसको हम वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, वाटर के अंदर एक दिन रात को छोड़ के रखते हैं, अगर हम उसके अंदर आइसोटोनिक सोल्यूशन डालेंगे ना, तो उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वो जो सोल्यूशन है वो पानी है, एज इट इज रहेगा, और जो किशमिश है वो भी एज इट इज रहेगी। अगर मैं उस किशमिश को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दूँ, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूंगी तो क्या होगा, अगर मैं उसमें क्या चेंजेस देखूंगी, मैं उसमें ये चेंजेस देखूंगी, इसमें तो क्या हो रहा था, रिमेन सेम, रिमेन सेम, इसमें तो वो सेम रह रहा है, ठीक है। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूंगी ना, तो क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। कैसे कर जाएगा, क्योंकि बाहर का कैसा है, हमने देखा था कि जो सल्यूट का कंसंट्रेशन था वो बाहर ज्यादा था, ठीक है। अगर मैं उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूंगी, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूंगी, क्योंकि सल्यूट का जो आउटसाइड में इन्वायरमेंट में वैसे भी ज्यादा है, क्या होगा कि जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वैसे भी सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, आउटसाइड में भी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये अंदर चले जाएंगे, अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी, तो अंदर क्या होगा, अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो वो श्रिंक हो जाएगी, पास पास आ जाएंगी, ठीक है। देन अगर मैं हाइपोटोनिक की बात करूं, कि उसको मैं अगर किसमिस को प्लेस करूंगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो जो किसमिस होगी वो स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है। और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी होगी, वो बड़ी भी होगी ना, तो वो बर्स्ट भी हो सकती है, बर्स्ट यानी कि फट भी सकती है, बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गए, ये थे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में जो कंसंट्रेशन होगा सल्यूट का सेम रहेगा इनसाइड और आउटसाइड। हाइपरटोनिक में आउटसाइड के अंदर ज्यादा होगा, इनसाइड में कम होगा सल्यूट का कंसंट्रेशन। और हाइपोटोनिक में जो कंसंट्रेशन था सल्यूट का, वो आउटसाइड कम रहेगा, इनसाइड ज्यादा रहेगा। अगर हम किसी भी, अगर इसको हम हाइपोटोनिक किसी भी चीज, जैसे किशमिश है, हम उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो उसका, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सेम रहेगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे उसको अगर हम, तो वो श्रिंक कर जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ी थी सेल वॉल। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात थी, सेल वॉल। सेल वॉल क्या कर रही थी, एक बैरियर, एक प्रोटेक्शन दे रही थी, ठीक है, सेल को। सेकेंडरी हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी वो सपोर्ट दे रही थी, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो वर्क कर रही थी। तो सेल वॉल वर्क एज प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, और एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। पहली प्रोटेक्शन जो थी वो कौन प्रोवाइड कर रही थी, प्राइमरी मैम, ठीक है। देन अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं, प्लांट के अंदर जो हमारी है वो सेल वॉल कौन सी देखने को मिलती है, वो बनी होती है। अगर हम प्लांट की सेल वॉल देखें तो वो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर मैं एनिमल की बात करूं, तो एनिमल की सेल वॉल जो होगी वो किसकी बनी होगी, बताओ। एनिमल की सेल वॉल जो होगी उसमें एब्सेंट होती है, कोई सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है एनिमल सेल वॉल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया। अगर मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करूं, तो वो किस चीज की बनी होगी, वो बनी होगी पैप्टिडोग्लाइकन, पैप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। नेक्स्ट आती है फंगाई, यानी कि फंगी की जो बैक्टीरिया होगी
वो किसकी बनी होगी? फंगी की जो बैक्टीरिया होगी वो काइटिन की बनी होगी। रिवाइज करें, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज। एनिमल की जो सेल वॉल होगी वो एब्सेंट होगी। बैक्टीरिया में सेल्यूलोज पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, फंगी में काइटिन की बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म मैंने बता ही दिया था वैसे तो। साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना था। साइटोप्लाज्म एक तो साइटोसोल से, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स, है ना। साइटोसोल क्या थे? फ्लूइड था जिसके अंदर जिसके अंदर ऑर्गेनली सस्पेंडेड थी। और ऑर्गेनल्स क्या थी? जिनका एक कैरेक्टरिस्टिक जो इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फीचर है ना, शेप साइज वो था। ठीक है, ये हो गया। अब हम डिटेल में बात करेंगे ऑर्गेनल्स की। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनल्स की। ऑर्गेनल्स की बात हम करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या है? ये द सेंट्रोसोम इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। जो सेंट्रोसोम होता है वो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है और इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रेजेंट नियर द सेंट्रोसोम, प्रेजेंट नियर द प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। इसके टू कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, टू कंपोनेंट्स। ये टू कंपोनेंट्स क्या होंगे? ये दो कंपोनेंट होते हैं। पहला पहला क्या है? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, पेयर ऑफ सेंट्रियोल और सेंट्रियोल पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल। पहला है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स और पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल। ठीक है, जो सेंट्रोसोम होता है वो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स और पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल। देन इसका अगर हम फंक्शन देखें, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम रेप्लिकेट so that the next generation of the cell have capacity for the cell मतलब it helps in the cell division, सेल डिवीजन में हेल्प करता है हमारे को। तो इसका अगर हम फंक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा? फंक्शन, पहला फंक्शन, इट helps in the division of cell, division of cell। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है द ट्यूब्यूलिन कॉम्प्लेक्स ऑफ सेंट्रोसोम आर द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर ग्रोथ ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द सेल डिवीजन। वही ये कि जो ट्यूब्यूलिन कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जो सेंट्रोसोम होता है, ये ऑर्गेनाइज करता है और मेंटेन करता है स्पिंडल फाइबर को। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन स्पिंडल फाइबर, जो कि हमारे किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में। मेंटेन स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ऑर्गेनल्स के अंदर सबसे पहले क्या देखा हमने? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स और एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। इसकी फंक्शन दो देखने को मिलेंगे, ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज करेगा और मेंटेन करेगा स्पिंडल फाइबर को कहाँ पर? डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, वहां पे हमको सेंट्रोसोम हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट आता है सीलिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सीलिया। सीलिया एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अभी हमने देखा था कि सीलिया में प्लांट सेल में देखने को, सीलिया जो हमें एनिमल सेल में ही देखने को मिलता है, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलता है। तो सीलिया हम देखेंगे सेकेंड,
सेकेंड है सीलिया। सीलिया क्या है? सीलियाज आर मोटाइल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस एंड मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सीलिया क्या होता है? मोटाइल, इसमें बोला है ये मोटाइल प्रोजेक्शंस होते हैं। मोटाइल प्रोजेक्शन यानी कि ये ना मूवमेंट में हेल्प कराता है। मोटाइल प्रोजेक्शन यानी कि ऐसे मूव करता रहता है, वेव फॉर्म में मूव करता रहता है। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है? द कोऑर्डिनेटेड ऑफ मेनी सीलिया ऑन द सेल सरफेस कॉज स्टेडी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अलोंग द सरफेस, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, इसका फंक्शन हो गया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को मूव करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है हमारे, उसमें भी सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। मैं इधर लिख देती हूँ रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, फ्लैजिला। फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला भी एक मोटाइल प्रोजेक्शन ही होता है। फ्लैजिला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सीलिया। जो फ्लैजिला है और जो सीलिया है, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ही होता है, बट आर टिपिकली मच लॉन्गर। ठीक है, जो फ्लैजिला होता है वो सीलिया से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, फ्लैजिला ज्यादा बड़ा होता है सीलिया के कंपैरिजन में। ठीक है, ये जनरेट करता है फॉरवर्ड मूवमेंट। किसी भी चीज का जो, अगर किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है ना, किसी को चलने के लिए जो चाहिए, वो ये फॉरवर्ड मूवमेंट जनरेट करता है। तो जनरेट फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट को जनरेट करता है। इसका एक एग्जाम्पल है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्पर्म में। स्पर्म, ठीक है, जो मेल जर्म सेल है स्पर्म, उधर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीलिया क्या होता है? मोटाइल प्रोजेक्शन है, जो कि मूवमेंट में, किसी भी चीज की मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ये हमारे को रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलेगा। फ्लैजिला क्या है? जनरेट करता है फॉरवर्ड मूवमेंट, जिस जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम आर टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम क्या है? ये टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, देख लेते हैं। टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन मिलके क्या बनाता है? राइबोसोम इज इक्वल्स टू राइबोसोम। आरएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने पहले भी बताया था कि साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है राइबोसोम की दो, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है वो दो तरीके का होगा, 70S और 80S। 70S और 80S, इसकी दो सब यूनिट्स होती है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसकी फंक्शन की। तो मैंने बता ही दिया है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ओके, देन आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER भी बोल देते हैं। ये भी दो तरीके के होंगे, मैंने पहले ही बताया था, SER और RER।
यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा और यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ राइबोसोम क्या होगा, एब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके बाद ये क्या करता है, ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ये बेसिक इनके अंदर डिफरेंस होता है। ये इनका फंक्शन हो जाएगा कि प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करेंगे। ये हो गए दो तरीके के राइबोसोम। ये एक नेटवर्क ऑफ, हाँ ये जो ये क्या है, ये फ्लैट सैक या ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्म्स अ फ्लैट सैक और ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। देन आते हैं हम लाइसोसोम पे। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, देन इसके पास क्या होता है, 60 काइंड ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। 60 काइंड ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे जो सेल के डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना। इसका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन में हेल्प करते हैं हमारे को। ठीक है, ये लाइसोसोम हो गया। देन इसके बाद हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस की। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, सॉर्टिंग करता है, पैकेजिंग करता है। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग। पैकेजिंग मैंने बताया था कि वो ट्रांसपोर्ट करता है उसका ना, तो पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग करता है, ये करता है। ठीक है, और ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया। अगर हम हमारा बचा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम कवर कर लेते पहले से। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसको बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यही होता है कि ये क्या करता है, एटीपी को जनरेट करता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होता है, ऑर्गेनल होता है, सॉरी। ठीक है, इसकी टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसका बेसिक है। देन उसके बाद इसका जो शेप होता है वो सॉसेज शेप होता है, सॉसेज शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर होता है। देन इसके बाद आता है लास्ट हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, हमारी कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर, ये हमारी पूरी जो सेल है उसको कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, देन इसके बाद आता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके ऊपर, इसके कंपोनेंट्स लिख देती हूँ। इसकी कंपोनेंट्स क्या होता है हमारे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर होते हैं,
न्यूक्लियर पोर होते हैं। और क्या होती है? न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियोलस होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, न्यूक्लियर पोर होता है किसी भी चीज़ की एंट्रेंस और एग्जिट के लिए, न्यूक्लियोलस क्या करता है? इनको जनरेट करता है, ये राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपका जो रिवीजन था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप कोई नया टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।